में दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर कि वो पुलिस वालों को बताती है कि उसका पति उसे मार डालेगा, इसलिए आप उसे जल्द से जल्द बचा लें और उसे अरेस्ट भी कर लें। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि न्यूज के द्वारा बताया जाता है कि आगरा में यमुना नदी में खूनी मगरमच्छ घूम रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद हम अभिमन्यु नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि एक कंपाउंडर है और वो अपने एक मरीज का इलाज करने के लिए यहाँ पर आया था। और मालूम चलता है कि दरअसल में रानी भी इसी घर में रहती है। थोड़ी देर के बाद रानी यहाँ पर आती है और अभिमन्यु जो है वो उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है। अभिमन्यु जो है वो रानी को पसंद करता है, तो वहीं रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर में अक्सर बिजी रहती है। सीधा साधा दिखने वाला अभिमन्यु जो है वो किसी न किसी बहाने से अक्सर यहाँ पर आया करता है। तो अब रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है, लेकिन उसकी कुछ फेस की डमीज जो है वो यहीं पर रह जाती है। तब अभिमन्यु उन्हें देने के लिए दौड़ता हुआ रानी के पार्लर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि उसकी हालत पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी। यहाँ पर रानी उसे थैंक यू कहती है और बाद में उसे कहती है कि वो थोड़ी देर के बाद बात करेगी, क्योंकि उसे पार्लर में कुछ अर्जेंट काम है। तो अब रानी जो है वो अपने पार्लर में बिजी हो जाती है, लेकिन अभिमन्यु कहीं नहीं जाता है, बल्कि रानी के पार्लर के बाहर ही बैठा रहता है। बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर बैठा था। रानी जब उसे इस तरह यहाँ पर बैठा हुआ देखती है तो वो तुरंत ही अभिमन्यु के पास जाती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि अभिमन्यु रानी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। और यहाँ पर अभिमन्यु रानी को अपने साथ फ्राइडे के दिन मूवी देखने के लिए भी चलने को कहता है। रानी हाँ कह देती है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है रिसु भैया की, जो कि यहीं से निकल रहे होते हैं और उन्होंने अपने प्यार को बचाने के लिए अपना हाथ तक कटवा लिया था। तो अब मालूम चलता है कि रिसु ने पुलिस की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करके अपने प्यार रानी के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छुपी की जिंदगी जी रहा है। तो रिसु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश है कि वे किसी तरह से थाईलैंड भाग जाए, इसलिए रिसु जो है वो एक ट्रेवल एजेंट गुड्डू नाम के आदमी के पास जाता है। तो यहाँ पर रिसु ने गुड्डू से जुगाड़ कर लिया था। गुड्डू कहता है कि 2 महीनों के बाद वो दोनों ही थाईलैंड में पहुंच जाएंगे। तो वही रिसु जिस जगह पर रहता है उस जगह की मकान मालकिन जो है वो पूनम है, और पूनम जो है वो रिसु से प्यार करती है और किसी तरह से उसके साथ जिस्मानी रिश्ते भी बनाना चाहती है। इसलिए रिसु जो है वो हमेशा पूनम से दूर रहने की कोशिश करता रहता है। जिसके अगले दिन रिसु जो है वो रानी से मिलता है। वो उसे ट्रेवल एजेंट गुड्डू के बारे में बताता है कि वो 2 महीनों के बाद थाईलैंड पहुंच जाएंगे। तो वहीं रानी अभिमन्यु के बारे में रिसु को बताती है कि अभिमन्यु जो है वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। जिसके बाद हम अभिमन्यु को देख पाते हैं। दरअसल में आज फ्राइडे का दिन था और आज अभिमन्यु रानी के साथ पिक्चर देखने के लिए जाने वाला था। वो थिएटर पहुंच जाता है और वहां की सारी टिकट भी खरीद लेता है। जिसके बाद वो यहीं पर खड़ा होकर इंतजार करने लगता है, लेकिन वहां रानी नहीं आती है। वो तो दरअसल में रिसु के साथ रंगरलियां मना रही होती है। तो अभिमन्यु को इंतजार करते हुए काफी समय हो चुका था, 9 बज चुके थे, रानी नहीं पहुंचती है। इसलिए अभिमन्यु तुरंत ही रानी के यहाँ पर पहुंचता है। रानी यहाँ पर अभिमन्यु से माफी मांगती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि माफी मत मांगो, बल्कि अगले फ्राइडे फिर से उसके साथ पिक्चर देखने के लिए चल देना। जिस पर कि रानी इस बार भी हाँ कह देती है। जिसके बाद एक मार्केट में रानी और रिसु मिलते हैं। रानी रिसु को सब कुछ बता देती है कि आज ऐसा सब कुछ हुआ है, लेकिन तभी जब वो बात कर रहे थे तब यहाँ एक चोर आता है और वो रानी के पर्स को लेकर भागने लगता है। रिसु उसका पीछा तो करता है, लेकिन जब बीच में उसे पुलिस दिख जाती है तो वो वहां से भाग जाता है। और पुलिस में यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर किशोर होते हैं। वो लोग उस चोर को पकड़ने लगते हैं। बाद में वो रानी का एड्रेस पता करके रानी के यहाँ पर जाते हैं। दरअसल में उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया था, इसलिए वो यहाँ पर रानी का पर्स वापस करने के लिए आए थे। लेकिन अब इंस्पेक्टर किशोर को शक है कि रिसु जिंदा है, मरा नहीं है, और वो दोनों यहीं आगरा भाग कर आए हैं। जिसके बाद रानी जो है वो थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि हम रिसु को भी देख पाते हैं और साथ ही इंस्पेक्टर किशोर को भी। कहीं ना कहीं रिसु ने इंस्पेक्टर किशोर को देख लिया था, इसलिए वो यहाँ से भाग निकलता है। उसे मालूम चल चुका था कि पुलिस वाले जो है वो रानी का पीछा कर रहे हैं और उसके ऊपर नजर भी बनाए रखे हैं, इसलिए वो अपने मोबाइल से सिम को निकाल कर तोड़ देता है। रानी जब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर बाद में रिसु ही रानी से कांटेक्ट करता है। वो उसे बताता है कि पुलिस वाले जो है वो उनके पीछे पड़े हुए हैं और हर जगह पुलिस वाले फैले हुए हैं, क्योंकि पुलिस वालों को हमारे ऊपर शक हो गया है और ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वाले अगले दिन तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाए। जैसा कि रिसु ने कहा था, पुलिस वाले यहाँ पर रानी को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं, जहाँ पर कि इंस्पेक्टर किशोर जो है वो रानी से पूछताछ कर रहा था। वो रानी से कहता है कि हमने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री को निकलवाया है, पता किया है कि तुम एक लड़के से काफी देर तक बात करती हो, आखिर वो है कौन? रानी बताती है कि वो उसका दोस्त है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक और पुलिस वाले की और उसका नाम होता है मृत्युंजय। वो रानी को बताते हैं कि इस केस को अब वो संभालने वाले हैं और साथ में वो रानी को ये भी बताते हैं कि नील उसका भतीजा है और मैं उसका चाचा हूँ। तो वो रानी से कहते हैं कि अब ये केस जो है वो पर्सनल हो चुका है और उसकी एक गंदी आदत है कि वो किसी के भी पीछे जब लगता है ना तो वो हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। वो बताते हैं कि रिसु भी उसे बहुत अच्छे से जानता है, पूछना कभी उससे कि मोंटू चाचा कौन है। लेकिन फिलहाल तो मोंटू चाचा रानी से कॉल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो घंटों तक किससे बात करती रहती है और तुम जिससे बात करती हो वो अक्सर ट्रेवल एजेंट के पास क्यों जाता रहता है। लेकिन रानी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है। तब मोंटू चाचा कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि रिसु जो है वो यहीं पर है और वो जिंदा है और वो उन्हें पकड़ कर रहेंगे। तो अब रानी जिस जगह पर रहती है उसी जगह के आसपास पुलिस वाले जो है वो रिसु के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर
रिसु को भी बहुत अच्छे से मालूम चल गया था कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। एक दिन रिसु देखता है कि ट्रैवल एजेंट गुड्डू को भी पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। जो उन्हें थाईलैंड पहुंचाने वाला था, अब वो खुद ही पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। अब पुलिस वाले रिसु को ढूंढते हुए पूनम के यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो कि रिसु की मकान मालकिन है। यहाँ पर पूनम तुरंत ही रिसु के पास पहुंचती है और वो कहती है कि पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए आए हैं, क्या वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं? जिस पर कि पूनम समझ जाती है कि वो कुछ छिपा रहा है, इसलिए पुलिस वालों के सामने जाकर कह देती है कि वो इस आदमी को नहीं जानती है और तब पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। पूनम ने पुलिस वालों को शायद इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि जो पूनम को चाहिए है शायद वो अब उसे मिल जाए। तो वही रात होते ही रिसु जो है वो रानी के घर पर घबराता हुआ जाता है और वो रानी को बताता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जो उन्होंने भागने का सपना देखा था, जिंदगी जीने का सपना देखा था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। गुड्डू ट्रेवल एजेंट वाला जो है वो पकड़ा गया है और मोंटू चाचा जो है वो उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वो मोंटू चाचा को बहुत अच्छे से जानता है कि वो एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो वो अच्छे से ही पड़ जाते हैं। रिसु कहता है कि वो सरेंडर कर देगा और तभी नीचे से किसी की आवाज आती है। दरअसल में वहां पर अभिमन्यु होता है और तभी यहाँ पर रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रिसु से कहती है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो पुलिस वाले तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढेंगे और वो आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। तो अगले फ्राइडे अभिमन्यु और रानी फिल्म देखने के लिए जाने वाले थे। अभिमन्यु थिएटर के बाहर रानी का इंतजार कर रहा था तो रानी यहाँ पर पहुंच जाती है और उसे देखकर अभिमन्यु खुश हो गया था। साथ ही यहाँ पर रानी ने अभिमन्यु को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था, जिस पर कि अभिमन्यु तो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। दरअसल में यही रानी का प्लान है कि वो पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अभिमन्यु से शादी कर ले, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं रिसु को अच्छी नहीं लगी थी। उसने रानी को समझाया भी था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले 3 दिन के बाद यहाँ पर अभिमन्यु और रानी की शादी थी। दोनों की शादी हो जाती है और यहाँ पर रिसु भी मौजूद था। कहीं ना कहीं रिसु को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसी के आंखों के सामने वो अपनी बीबी की शादी होता हुआ देख रहा है। अब सुहागरात वाले दिन अभिमन्यु रानी के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रानी तो सिर्फ और सिर्फ रिसु को चाहती है, इसलिए वो उसके साथ हम बिस्तर नहीं होना चाहती है। इसलिए वो यहाँ पर अभिमन्यु को समझाती है कि उसने उससे सिर्फ शादी की है और वो अभी कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं रखना चाहती है क्योंकि वो अभी भी रिसु को नहीं भूल पाई है। तब यहाँ पर अभिमन्यु बताता है कि बचपन में ही उसका परिवार के सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी, तब से ही अभिमन्यु अकेला है। तब से अभिमन्यु जो है वो यहाँ पर रानी के नजदीक आने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कोई जिद नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी न किसी दिन तो रानी भी उसके प्यार में पिघल जाएगी। और एक रात रानी जो है वो अभिमन्यु को पंडित जी की बुक के बारे में बताती है, जिनकी रानी जो है वो बहुत ही बड़ी फैन है। उसने दिनेश पंडित की सारी बुक पढ़ी है, लेकिन अभिमन्यु ने उनकी कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। यहाँ दूसरी तरफ पूनम जो है वो रिसु के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी और जब वो पास आ रही थी तब दूर से रानी ने सब कुछ देख लिया था, जिसके बाद यहाँ पर रिसु जो है वो दौड़ता हुआ रानी के पास आता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि पूनम जो है वो उसके पीछे पड़ी हुई है और उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर रानी जो है वो रिसु को 1-2 बात सुनाकर अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ पर कि वो बहुत सारी शराब पी लेती है और नशे की हालत में रात को वो अभिमन्यु को सब कुछ बता देती है। जाने अनजाने में यहाँ पर रानी ने अभिमन्यु को बता दिया था कि रिसु जिंदा है, उससे पूनम प्यार करती है और धोखा तुम्हें मिल रहा है। और ये सारी बातें तो अभिमन्यु के डायरेक्ट दिल पर लगी थी। अगली सुबह जब होती है तो यहाँ पर अभिमन्यु रानी से रिसु के पास कॉल करके मिलवाने के लिए कहती है। रानी ऐसा ही करती है। तब वो लोग एक मेले में मिलते हैं, जहाँ पर कि झूले पे बैठकर वो सभी लोग बात कर रहे थे। अभिमन्यु बताता है कि वो उनकी मदद करेगा और थाईलैंड जाने में वो उनकी पूरी तरह से हेल्प भी करेगा। रिसु कहता है कि तुम्हें धोखा मिला है, इसके बावजूद तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? जिस पर कि अभिमन्यु कहता है कि किसी न किसी दिन तो रानी का तुमसे मन भर जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं उसे उम्मीद है कि वो उसके ही पास आएगी। ये बातें सुनने के बाद रिसु को कहीं ना कहीं लग चुका था कि अभिमन्यु जो है वो ठीक इंसान तो नहीं है। इसके बावजूद वो उसकी मदद लेते हैं और अभिमन्यु रिसु को एक क्लिनिक ले जाता है, जहाँ पर कि वो पुलिस से बच सकता है और यहाँ पर सेफली रह सकता है। वो कहता है कि 2 दिनों के बाद वो उनके पासपोर्ट और टिकट्स का इंतजाम कर देगा और वो उन्हें थाईलैंड पहुंचा देगा। तो यहाँ से अभिमन्यु के जाने के बाद तुरंत बाद ही पूनम आती है। पूनम को यहाँ का पता लग चुका था क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। यहाँ पर रिसु जो है वो पूनम को किस करता है और वो उससे कहता है कि वो उससे 1 महीने के बाद मिलेगा। ये सुनने के बाद तो पूनम खुशी खुशी यहाँ से चली गई थी। उसके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पर लल्लन नाम का एक आदमी आता है। ये कौन है थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और उसके जाने के तुरंत बाद आता है अभिमन्यु। अभिमन्यु यहाँ पर रिसु को खाना देने के लिए आया था, जिसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और उन दोनों की बातों से रिसु को मालूम चलता है कि अभिमन्यु जो है वो रानी के प्यार में पूरी तरह से पागल है। और अभिमन्यु रिसु को यहाँ पर बताता है कि एक जमीन के सिलसिले में उनके चाचा से लड़ाई हो चुकी थी, जिसमें उसने उसके पूरे चाचा के परिवार को खत्म कर दिया था। साथ ही यहाँ पर अभिमन्यु को एक बात और मालूम चल चुकी थी कि यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर आया है। और जब रिसु को मालूम चलता है कि अभिमन्यु बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है, तब यहाँ पर रिसु जो है वो अभिमन्यु के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन अभिमन्यु यहाँ पर रिसु के ऊपर एक भारी चीज गिरा देता है और उसे यहीं पर लॉक करके भाग जाता है और फिर वो रानी को लेकर यमुना नदी को घुमाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर वो रानी से कुछ बातें कहता है कि आज तक जिन लोगों ने भी उसे धोखा दिया है उन लोगों को उसने कभी भी माफ नहीं किया है। और साथ ही अभिमन्यु अपने बारे में भी कुछ चीजें रिवील करता है। वो बताता है
कि उसने तो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा है, मतलब कि यहाँ पर अभिमन्यु ने अपनी फैमिली को भी खुद ही मारा था। वहाँ दूसरी तरफ रिसु जो है वो उस जगह से बाहर निकल आया था और रात को हम अभिमन्यु और रानी को देख पाते हैं और अभिमन्यु के घर पर ही हम दिनेश पंडित की बहुत सारी बुक को देखते हैं, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा भक्त है और उसने भी दिनेश पंडित की सारी बुक पढ़ रखी है। तो प्लानिंग क्या करनी है रानी जो है वो उसी बुक के आधार पर करती है, लेकिन अब अभिमन्यु को उन बुक के बारे में सब कुछ मालूम है। तब यहाँ पर अचानक से अभिमन्यु उसके सर पर वार करता है, जिस वजह से रानी का सर जो है वो टेबल से टकरा जाता है, जिस वजह से हमने रानी को फिल्म की शुरुआत में पुलिस स्टेशन में आता हुआ देख पाए थे, जहाँ पर कि वो पुलिस वालों से कह रही थी कि उसका पति उसे जान से मार देगा और यहाँ पर रानी ने उन्हें बता दिया था कि रिसु जिंदा है और अभिमन्यु उसे भी मार देगा। रानी ने यहाँ पर मोंटू चाचा को ये भी बता दिया था कि अभिमन्यु ने ही अपनी फैमिली को भी मारा है, वो एक नंबर का साइको किलर है। जिसके बाद मोंटू चाचा इंस्पेक्टर किशोर के पास कॉल करते हैं, वो यहाँ पर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इंस्पेक्टर किशोर के पास एक कॉल आता है और उन्हें यमुना नदी के तट पर 2 लाश मिली है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लाश शायद रिसु और अभिमन्यु की होगी, इसलिए यहाँ पर रानी को पहचान करने के लिए ले जाया जाता है। लेकिन जो 2 लोग मारे गए हैं वो पूरी तरह से जल के मर चुके हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम की स्टिक थी, जिससे कि यहाँ पर रानी को तो मालूम चल गया है कि कौन 2 लोग मारे गए हैं, जिसमें पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रानी की वजह से हुआ है, इसलिए वो लोग रानी को अरेस्ट कर लेते हैं और लॉकअप में उसकी बुरी तरह से पिटाई करके उससे पूछताछ भी करते हैं। लेकिन रानी तो कुछ भी नहीं बताने वाली थी। तब यहाँ पर मोंटू चाचा जो है वो मीडिया में एक झूठी खबर फैला देते हैं कि लॉकअप में रानी की बुरी तरह से पिटाई हो रही है और ये सारी न्यूज कहीं ना कहीं रिसु ने भी देख ली थी, इसलिए अपने प्यार को बचाने के लिए वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें उसने कहा था कि वो पुलिस वालों को सरेंडर करेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें रानी को छोड़ना होगा। उसने कहा था कि आज रात 8 बजे वो रेलवे ब्रिज पर सरेंडर करने के लिए आएगा। वो कहता है कि जब वो ब्रिज पर रहेगा और रानी उसके पास सही सलामत आ जाएगी तो वो खुद को सरेंडर कर देगा और यही सारी प्लानिंग मोंटू चाचा ने की। तो यहाँ पर मोंटू चाचा ने फिर से प्लानिंग कर ली थी कि जब रिसु जो है जब वो रेलवे ब्रिज पर आएगा तो उसकी पुलिस की टुकड़ी जो है वो उसे घेर कर पकड़ लेगी। तो अब रात होते ही रिसु जो है वो ट्रेन रोक कर खुद को सरेंडर करने के लिए ट्रेन के आगे आता है, जिसके बाद मोंटू चाचा अकेले ही रानी को रिसु के पास जाने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही रानी रिसु के पास पहुंचती है तो वो रिसु से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए और लेकिन तभी मोंटू चाचा की पुलिस की टुकड़ी जो है वो उनके नजदीक पहुंचने लगी थी, लेकिन वो एक जगह पर रुक चुके थे। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला जो है वो आगे आता है और मालूम चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। अभिमन्यु यहाँ पर रिसु से कहता है कि अगर रानी मेरी नहीं हो सकी तो वो किसी की नहीं होगी। वैसे भी वो धोखा देने वाले लोगों को छोड़ता नहीं है। यहाँ पर उसने रानी के ऊपर गन तान दी थी, लेकिन तभी यहाँ पर रिसु और अभिमन्यु के बीच में झड़प हो जाती है और जो गन जो है वो रानी के हाथ लग चुकी थी, लेकिन तभी रानी के पैर फिसल जाने की वजह से रानी जो है वो ब्रिज से लटक जाती है। यहाँ पर रिसु से बचाने की कोशिश कर रहा था तो वहीं अभिमन्यु दोनों को ही ब्रिज से नीचे यमुना नदी में फेंकने की कोशिश कर रहा था और यमुना नदी में तो खूनी मगरमच्छ तैर रहे हैं, मतलब कि अगर उसमें कोई भी गया तो उनकी जान जाना तो एकदम तय है। लेकिन इस झड़प में कुछ ऐसा होता है कि वो तीनों ही यमुना नदी में गिर जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत ही यहाँ पर आते हैं और वो समझ चुके थे कि ये तीनों की जान जाना तो एकदम तय है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर मगरमच्छ तैर रहे थे। सर्च ऑपरेशन टीम को बुलाया जाता है और इन सभी को सर्च भी किया जाता है, लेकिन इनका नामो निशान यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर किसी का अगर नामो निशान था तो वो सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ थे। तो बात यहाँ तक पहुंच आई थी कि ये केस बंद होने वाला था, लेकिन तभी मोंटू चाचा बताते हैं कि अभी ये केस बंद नहीं होगा, क्योंकि मोंटू चाचा को इन तीनों के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम चल चुकी। वो कहते हैं कि अगर ये तीनों पकड़े जाते तो इन तीनों का अरेस्ट होना तो एकदम तय था। अगर ये मर जाते हैं और फिर जिंदगी जीते हैं तो ये लोग आजाद हैं। वो बताते हैं कि अभिमन्यु की क्लिनिक की सामने वाली शॉप से उन्हें सीसीटीवी कैमरे के द्वारा लल्लन नाम के सपेरे के बारे में मालूम चला और अभिमन्यु और लल्लन ने मिलकर ही अभिमन्यु की फैमिली को मारा था। लेकिन बाद में लल्लन जो है वो अभिमन्यु को ब्लैकमेल करने लगा था। सीसीटीवी कैमरे के द्वारा उन्होंने एक दिन देखा कि लल्लन जो है जब अभिमन्यु की क्लिनिक आया उसके बाद से वो कभी नहीं मिला, मतलब कि लल्लन मारा गया। जिसके बाद बात आती है पूनम की। पूनम को भी उसी सीसीटीवी कैमरे के द्वारा देखा गया कि वो अभिमन्यु की क्लिनिक आई थी, वहां पर वो रिसु से मिली थी, लेकिन उसके बाद वो भी गायब है और जो 2 लोग मारे गए हैं वो कोई और नहीं बल्कि लल्लन और पूनम थे। और अब क्योंकि अभिमन्यु बायोलॉजी का टॉपर था इसलिए उसे मालूम है कि इस मर्डर को उसे कैसे दिखाना है और डीएनए टेस्ट के द्वारा उन्हें ये भी मालूम चल चुका था कि ये 2 लाश हैं वो अभिमन्यु और रिसु की तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद अभिमन्यु के घर के सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उन्हें मालूम चला कि 7 बजे के आसपास अभिमन्यु और रानी जो है वो घर पहुंचे। थोड़ी देर के मतलब कि 15 मिनट के बाद ही एक आदमी और जो है वो अभिमन्यु के घर पर पहुंचा। 10 बजे के आसपास रानी जो है वो रोते हुए अबला नारी की तरह पुलिस स्टेशन पहुंची। तो रानी के यहाँ से जाने के बाद रिसु और अभिमन्यु जो है वो एक स्कूटी से बाहर निकले। तो उस समय जब वो रात में थे तो उनके बीच जरूर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी है। लेकिन एसीपी सर का मानना यह है कि वो तीनों ही यमुना नदी में गिरे हैं और उनको मगरमच्छ ने खा लिया है, इसलिए इस केस को बंद कर देना चाहिए। जिसके बाद कुछ महीने बाद हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम रानी को देख पाते हैं जो कि काफी उदास बैठी हुई थी। वो
वो अपना इंसिडेंट याद करती है कि जब वो लोग पानी से बाहर निकले तो रानी और अभिमन्यु ही बच पाए थे और रिसु को मगरमच्छ ने खा लिया था। जिसके बाद वो लोग हिमाचल प्रदेश शिफ्ट हो गए और वहीं पर रहने लगे, जहाँ पर की रानी जो है वो बच्चों को पढ़ाती है। वहीं पर अभिमन्यु का एक छोटा सा क्लिनिक है। जब यहाँ पर रानी बच्चों को पढ़ा रही होती है तभी एक बच्चे की कॉपी में दिनेश पंडित की कुछ लाइनें लिखी थी और कहीं ना कहीं ये लाइन शायद रिसु की थी। दूसरी तरफ हम बिहार में मोंटू चाचा को देख पाते हैं, जिनके पास दिनेश पंडित की मगरमच्छ का शिकंजा वाली बुक पहुंचती है। उसमें यह भी लिखा था कि इस किताब के सिर्फ और सिर्फ 3 कॉपीज है, उनमें से एक कॉपी आपके पास है। और इस बुक को पढ़ने पर उन्हें मालूम चलता है कि उन लोगों ने प्लानिंग कैसे की। जब रानी अरेस्ट हुई थी तब 3 दिन में उन्होंने अपने प्लान को तैयार कर लिया था। पहली रात को वो ब्रिज के पास यमुना नदी के पास पहुंचे, बहुत सारा मांस लेकर, और यमुना नदी में हर 2 किलोमीटर पर उन्होंने इस मांस को फेंका। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि मगरमच्छ जो है वो हर 2 किलोमीटर पर मांस पटकने से वो और भी दूर जाती है। इस तरह से उन्होंने तीसरी रात तक इस मांस को 12 किलोमीटर दूर तक लेकर गए, जिससे कि अब मगरमच्छ भी जो है वो 12 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। मतलब कि ब्रिज के आसपास कोई भी मगरमच्छ मौजूद नहीं थी। और फिर उस रात तीनों ने जैसे कि प्लानिंग की थी उसी तरह से तीनों ही ब्रिज से नीचे यमुना नदी में कूद चुके थे, क्योंकि अब यमुना नदी में मगरमच्छ नहीं थी, इसलिए वहां उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो अब आखिरी पन्ने पर लिखा था कि कहानी रोमांचक लगी हो तो उससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, इसलिए 20 मार्च को मोंटू चाचा को तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु के टिफिन बॉक्स में से भी चिट निकलती है और उसे भी तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है। जिसके बाद हमें तोता मैना लवर्स पॉइंट दिखाया जाता है, जो कि काफी खतरनाक है। रानी जो है बिल्कुल किनारे पर खड़ी हुई थी, यहाँ से जस्ट नीचे जो है वो एक झरना बहता है और यहाँ पर रानी जो है वो अभिमन्यु से कहती है कि जब रिसु की जान गई तो उसे ऐसा लगा कि शायद वो अपनी जिंदगी में अब तुम्हारे साथ आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अब उसे मालूम चला है कि उस रात क्या हुआ था। जब वो अभिमन्यु को कुछ बता रही होती है कि तभी यहाँ पर मोंटू चाचा भी आ चुके थे और यहाँ पर उस रात के बारे में बताया जाता है। दरअसल में उस रात रानी और अभिमन्यु जब साथ में थे तो यहाँ पर अचानक से ही रिसु आ गया था और उसे देखकर यहाँ पर रानी का अचानक ही पैर फिसल गया था, जिस वजह से उसका सर जो है वो टेबल से टकरा गया था। जब उसे होश आया तो इन तीनों ने प्लान बनाया और यहाँ पर अभिमन्यु ने उन्हें मगरमच्छ के शिकंजे की बुक के बारे में बताया कि अगर हम इस बुक के हिसाब से चलें तो हम तीनों ही बच सकते हैं और हमारी जान जाने के बाद हम आजाद हो सकते हैं। उस रात ये तीनों ही यमुना नदी में कूदे थे, लेकिन रिसु को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका एक हाथ नहीं है। यहाँ पर अभिमन्यु ने मौका देखकर जब मगरमच्छ आ रही थी तो उसने रिसु का नकली हाथ निकाल लिया था, जिस वजह से यहाँ पर रिसु को मगरमच्छ ने खा लिया था। और रानी को ऐसा लगा था कि इसमें शायद अभिमन्यु की कोई भी गलती ना हो, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से अभिमन्यु की गलती थी। तब यहाँ पर रानी कहती है कि अगर वो रिसु की ना हो सकी तो वो उसकी भी नहीं होगी। जिसके बाद वो इसी लवर पॉइंट से अपनी जान दे देती है और वहां से नीचे कूद जाती है। बाद में मोंटू चाचा ने यहाँ पर अभिमन्यु को अरेस्ट कर लिया था। वो लोग फ्लाइट से उसे वापस ले जाने वाले थे। यहाँ पर अभिमन्यु कहता है कि उन्हें उसकी लाश नहीं मिली होगी, उसे मालूम है कि रानी की लाश नहीं मिलेगी। तब एक और सीन दिखाया जाता है जब रिसु का हाथ निकल गया था और मगरमच्छ आ रहा था तो उसने उस हाथ को मगरमच्छ के मुंह में लगा दिया था, जिस वजह से यहाँ पर रिसु जो है वो सही सलामत भाग गया था। और उस दिन बच्चे की कॉपी में दिनेश पंडित की जो लाइनें लिखी थी वो रिसु ने ही लिखी थी, क्योंकि रिसु अभी जिंदा है। बाद में मालूम चलता है कि इस लवर पॉइंट से उस झरने के द्वारा रानी जो है वो नीचे तो गिर गई थी, लेकिन वो मरी नहीं थी क्योंकि वो जिंदा थी। वो यहाँ से नदी के द्वारा जो है वो कोने पर आ जाती है और कोने पर उसे रिसु मिलता है और एक बार फिर से वो दोनों एक हो जाते हैं। जब यहाँ से अभिमन्यु को मोंटू चाचा वापस ला रहे थे तब एक और चीज रिवील होती है और मालूम चलता है कि दिनेश पंडित दरअसल में अभिमन्यु के पिताजी हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो